दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस में बात करूंगा। पेंशन एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी और हम सड़क पर जाएंगे, संसद में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और मुद्दा है उनका 8वां वेतन आयोग, मुद्दा है उनका 18 महीने डीए एरियर, आपका उनके बाप का पैसा नहीं जो चुनाव में खर्च कर रहे हैं, इस तरीके के, और पेंशनरों के साथ भेदभाव दोस्तों। और सीएम योगी ने कहा है जवान से, आप बॉर्डर को देखो, आपकी समस्या हम देखेंगे। एक जवान उनके पास सीधा घर में जाकर मिलता है और सेना प्रमुख की सीधी चेतावनी। अब एक बड़ी खबर है, बड़ा मामला है, आपको देखना होगा। ऐसे लगेगा जैसे कि आपने फिल्मों में सीन देखा होगा। मैं बात कर रहा हूं आईपीएस पूरन ने जो सुसाइड किया, और उसके बाद एएसआई ने कल क्या कहा है। और उसने बोला मैं अपना जीवन खत्म कर लिया, और बोला कहा मैं एक सैनिक हूं, मतलब मेरा परिवार एक सेना से है, देशभक्ति है। और ये जो खेल चल रहा है राजनेताओं का, पुलिस के अधिकारियों का, और ये खेल सुनकर आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। आखिर ये देश में हो क्या रहा है, आपको बिल्कुल ये वीडियो आपको देखना होगा। तो दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हमारे एमी भाइयों को रेजिंग डे की शुभकामनाएं। जैसे कि आप समझ सकते हो, हमारा ये विभाग है जो सबको टेक्निकली सपोर्ट करता है, और इंडियन आर्मी में जितने भी कोर हैं, ग्रुप्स हैं, सबकी सेवा करता है जाकर, चाहे इंडिविजुअल हो, आपको यूआरओ देखा होगा, आपने एलआरडब्ल्यू देखा होगा। तो आज रेजिंग डे के ऊपर हमारी तरफ से शुभकामनाएं दोस्तों, धन्यवाद। पहले रोज की तरह वेलफेयर संबंधी हमारी खबरें, और इसको लेकर मैं सीधा सीधा आपके सामने कह रहा हूं कि कहा गया कि 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए, 18 महीने डीए का भुगतान हो। यदि आप चुनाव में पैसा खर्च कर रहे हो, आप अपनी सुख सुविधाओं के पैसे बढ़ा रहे हो, चुनाव जीतने के लिए नई नई योजना में पैसा पानी की तरह बहा रहे हो, हमारा पैसा तो खून पसीने की कमाई है। केंद्रीय सरकार पेंशनर एसोसिएशन कि जहां पर उन्होंने एक पेंशनर डे मनाया, उस अवसर पर वक्ताओं ने पेंशनर की समस्याओं को उठाते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि 8वें वेतन आयोग का लाभ तुरंत दिया जाए। 18 महीने एरियर का भुगतान क्यों नहीं कर सकते? आखिर इतना पैसा आने के बाद उस पैसे का गलत तरीकों से इस्तेमाल अपने चुनावी फायदे के लिए कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर सकते? और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं, जो पुराने कर्मचारी, उनको भी इसका लाभ दिया जाए। और ये आप देख सकते हो अलवर के अंदर पेंशन समाज की एक बैठक हुई। वहीं पर दूसरी बैठक सिविल पेंशनर ने पेंशन नियमों में संशोधन की निंदा की, 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की मांग की। और यह है फोरम ऑफ सिविल पेंशन एसोसिएशन विशाखापट्टनम के सदस्य सिविल पेंशनर ने, जैसे आप देख सकते हो, डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पेंशनर, यानी पेंशनरों में भेदभाव करने की गलती मत करिए। यानी ये मुद्दा आप दिल्ली का देख सकते हो, ये राजस्थान का देख सकते हो, ये विशाखापट्टनम का देख सकते हो, हर चारों साइड से आवाज आ रही है। यानी पेंशनर अब मजबूत हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। और सरकार लगातार आम चुनाव तक सरकार के ऊपर दबाव बनाने की बात कही। एसोसिएशन के नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2025 में ला करके पुराने पेंशन और नए पेंशन में भेदभाव करने का जो कानून बनाया है, वो कानून जब एक बार लागू करेगी तब मैं बताऊंगा कि आखिर कि पेंशनर हैं क्या, जनता है क्या। और ये चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि फोरम ऑफ सिविल पेंशन एसोसिएशन ने इस मुद्दे को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में का दरवाजा खटखटा दिया है। कानूनी कार्रवाई के अलावा पेंशन भोगियों को विभिन्न रूपों से नाराजगी व्यक्त की। एसोसिएशन के संयोजक एम चंद्रशेखर राव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर के नई दिल्ली संसद तक मार्च और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन, और इसके अंदर रक्षा, बीएसएनएल, डाक, आरएमएस, केंद्रीय पेंशन भोगी, आयकर, सभी विभागों ने जंतर मंतर पर घेराव के लिए अपनी प्लानिंग की। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं क्यों कहूंगा कि जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरोगे, संसद में आपकी बात नहीं उठेगी, तब तक ये सरकारें आपको कुछ नहीं देने वाली। ये पक्की बात है। आप सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जमीन पर उतरना पड़ेगा। नहीं, ये अपनी मलाई खाते रहेंगे, अपने बच्चों को आगे आगे टिकट सीटें देते रहेंगे और आपको झुंझुना पकड़ा देंगे, जिस तरीके से बिहार चुनाव में हो रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ओके, अब बढ़ते हैं दूसरी अगली खबर की तरफ। सीएम योगी के पास हमारा एक पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में लोक भवन में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान कई लोग फरियादी आए थे, और वहां पर एक पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान अपनी समस्याओं को लेके गया
और उन्होंने कहा इस दौरान सीआरपीएफ जवान भी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। सीएम योगी ने उनकी समस्या सुनने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया, उन्हें निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी करने को कहा कि मामला अब हमारे पास आ गया है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप अपनी ड्यूटी करिए। और ये तस्वीर वायरल हो रही है कि बिल्कुल यदि वहां तक पहुंचते हो, उनके हाथों में आपकी समस्या है। अब इसके अलावा कौन किससे गुहार लगाई जा सकती है? मान सकते हैं कि जवान कितना भटका होगा, कितना परेशान होगा, तब वो वर्दी में पहनकर आपके दरवाजे पर सलूट मार के खड़ा है। तो आपको जरूर सुनना होगा, नेताओं को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि आखिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है या आर्मी के जवान है, आपके पास आते हैं तो बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते तब आपके पास आते हैं। तो दोस्तों ये बात है। और अब सेना प्रमुख यानी जनरल सीडीएस चौहान ने कहा है कि पाकिस्तान ने सोचा था कि वह परमाणु ताकत के दम पर कुछ भी कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उसे गलत साबित कर दिया, उसकी गलत फहमी को दूर कर दिया। उन्होंने बताया कि पड़ोसी देश अब न्यू नॉर्मल के अनुसार ही खेल सहित उन्होंने कहा कि अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, आने वाला युग भारत का है, हम इस देश के 140 करोड़ लोग इसको मिलकर के हासिल करेंगे। जैसा कि तस्वीर वायरल हो रही, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गलतफहमी लगातार हम दूर करते रहेंगे, वो उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसकी धमकी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आते हैं दोस्तों एक तगड़े मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले आपने देखा होगा आईपीएस पूरन ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी और उसके बाद जातिगत कार्ड खेला गया था कि उनके ऊपर एक डीजीपी हैं कपूर, उनका एक दबाव था, कई अधिकारियों के ऊपर एफआईआर हुई, बहुत दिनों बाद पोस्टमार्टम हुआ, फिर नेतागिरी शुरू हुई है और वहां पर उनकी वाइफ एक आईएएस हैं जो कि और उनका साला भी एमएल है, किसी आयोग का है। इतनी बड़ी प्रोफाइल होने के बाद बंदा यानी एक आईजी कैसे मजबूर और लाचार हो सकता है? मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, हम सेना के इस एंगल से देखना चाहते हैं। यानी इतनी सारा एपिसोड होता है 7-8 दिन बाद, और इसके बीच की मैं सारी तस्वीरें आपको सारी दिखा रहा हूं, क्या क्या हुआ है, किसने किस पे आरोप लगाया। लेकिन कल जो हुआ वो उससे भी बड़ा चौंकाने वाला, उससे भी बड़ा चौंकाने वाला। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप लाठर ने वीडियो बनाया और अपना कुर्बानी दे दी। बोला मैं कुर्बानी देने के लिए आया हूं, कहा कि मैं शहीद भगत सिंह से प्रेरित हूं, मैं सेना का मेरे अंदर खून है, देशभक्ति है। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब यू देश जाग गया था, और आज यू देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब यू देश जागेगा, नहीं इतने यू देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी, जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है, इसने जो भला उसका तो मुलाजिमा भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भाई यार इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बनिया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तो मारने की धमकी दे रही है, उससे न बुला के थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहां तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गराली आई है, होगा इसका साड़ा भाई मिल ले भाई, हो गए भाई ये आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये अड़ेगे? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के
इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ता मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते तो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, और हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमी होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल लग भाई तू बदनाम होगा, और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा में गई, तो लुगाई तो ही बोल रहा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठकर ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट रह गया, कभी पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है, और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जागे भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी वे देश खातर लड़े हैं भाई, पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूं। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पर कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा हूँ। लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई मैं भगत सिंह का फैन हूँ, और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात से, मैं हर एक चीज सामना करूंगा। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये स्लोबी और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चलिया जा रहा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है। ये देश वो भगत सिंह पर के कुर्बान होकर चले गए नू, इस बात खातर के थम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं, किन आदमी खातर लड़ गए। पूर्ण कुमार वर्ग के आदमी खातर, इसकी घराली खातर, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो, उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस कराया है, उसको दबाया जा रहा है, उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आऊंगे जब भी से लड़ाई लड़ाएंगे भाई। और वो हरियाणवी भाषा में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस अधिकारी ने इस तरीका, यानी पूरन आईपीएस पूरन ने जो किया है वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, अरबों रुपए का भ्रष्टाचार। उसकी पत्नी को भी डर था, उसका साला भी आयोग में किसी में था, एमएलए, तो उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। और उसने उसके खिलाफ जो अभी आरोप सिद्ध हो रहे हैं, जो डीजीपी किसी सत्यजीत कपूर का नाम लिया जा रहा है, जो भी बातें कही जा रही हैं, उसमें वो कह रहा है कि नहीं ये सही आदमी है। यानी अभी आप ये समझ सकते हो पहले कहने वाला व्यक्ति कौन है, ये है एएसआई, उसी विभाग का है। अब इसको भी मुख्यमंत्री सैनी ने ईमानदारी के प्राइस दिए, ये भी वादा कह रहा है। ये कह रहा है मेरा बैंक बैलेंस चेक कर लो, हमारे पास रिश्वत का एक पैसा नहीं है। इसका जो एसपी है वो कह रहा है बहुत अच्छा, एक कठोर परिश्रमी और ईमानदार और मेहनती आदमी है। अब ये मेहनती आदमी ने इतना लंबा वीडियो बनाया क्यों? यदि बात
पूर्ण आईपीएस पूर्ण सोसाइटी थी, तो वो भ्रष्टाचारी था तो वो चला गया था। 8 दिन बाद इसने ये वीडियो क्यों बनाया? इससे क्या हासिल हो सकता है? इसने वीडियो ये बनाया कि जो आईपीएस पूर्ण ने जिन जिन के ऊपर एफआईआर हुई उनको बचाने के लिए, जब उनको बचाने के लिए बनाया तो ये खुद क्यों बलि का बकरा बना? वो खुद क्यों नहीं आगे आए? और ये पहले ही जिस आप वीडियो बना सकता था। लेकिन दोस्तों अब ये भी एक गेम जैसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ काली करतूत नजर आ रही है। आप इन दोनों वीडियो को देखिए, सच बता रहा हूं, कल वीडियो सुनाए, कई प्रकार के विचार आए। आखिर इस देश में इतने बड़े पदों पर बैठने वाला आईएएस, आईपीएस, नेता, डीजीपी, आईजी, डीआईजी सब शामिल हैं। करोड़ों की लूट की बात की जा रही है। तो इस देश में कहां जा रहा है? किस देश किस दिशा में जा रहा है? और आखिर मुख्यमंत्री की क्या नैतिक जिम्मेदारी है? फिर आखिर में कोई सच्चा है या पूरे काले हैं? पूरा सिस्टम ही है कि अन्याय और बोल रहे हैं भ्रष्टाचार, झूठ, ताकत, शोषण, दबाव, जिसकी लाठी उसकी भैंस, खाओ पियो लूटो। अब इसमें देशभक्ति वाली बातें कहां हैं? कौन देश के बारे में सोचेगा? क्या देश की जनता के बारे में कोई ये सोच सकता है? ये अपना ही सोच सोच के खा खा के पेट नहीं भर रहा। मैं पूरी एक कॉमन बात कह रहा हूं जो सीधी सीधी नेताओं पर जाती हो। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में जब नेतागिरी भ्रष्टाचारी रहेगी तो उसके नीचे बैठने वाले अधिकारी वो या तो वो नौकरी करेंगे तो भ्रष्टाचारी बन के करेंगे, नहीं तो वो बहुत सारे आईएएस आईपीएस छोड़ देते हैं कि उन्हें ये रास नहीं आता, क्योंकि उनकी अंतरात्मा जिंदा है, उनके अंदर ईश्वर बैठा है, बोलता है भाई कट ले, थोड़ा अच्छे से कम खा लेंगे, कम तरीके से रह लेंगे, नहीं ईमानदारी से तो रहेंगे। अब ये जो नौटंकी है ये बड़ा खेल है, ऐसा लग रहा है ये फिल्मी खेल है। अब ये बंदे ने हरियाणी भाषा में जो कहा है, इसके चेहरे के हाव भाव, इसने खुद कहा है, अपने सुसाइड नोट में भी लिखा है, उन्होंने अपने लिखा है कि संदीप कुमार पुत्र दयानंद, गांव जुलादा जींद से हूं। मैं अपनी जिंदगी में सच्चाई का हमेशा साथ दिया है। मुझे सच्चे और ईमानदार लोग पसंद है। मेरे दादा, छोटे दादा सब सेना में रहे हैं, सेना के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए लड़े हैं, मेरी रगों में देशभक्ति है। उन्होंने लिखा कि देश और समाज से बड़ा कोई नहीं होता है, ये उन्होंने लिखा है। और इस चीज को रेफरेंस मानकर, और ऐसा ही इनके साथ है क्योंकि इनकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं और इनको मुख्यमंत्री जो सैनी साहब ने इसलिए इन्हें अवार्डेड किया है, इन्हें प्रोत्साहित भी किया है। लेकिन आखिर संदीप लाठर 5 बहनों में इकलौता भाई था, उनके पिता अभी हरियाणा में थे, उन्होंने ऐसा किया है। नायब सैनी साहब से उन्होंने संदीप लाठर ने सम्मानित किया है। अब ये सारी बातें कर रहे हैं और ये अब आपको बताना हो उनकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज में क्या फर्क है? क्या इन्होंने किसी दबाव में बनाया है? बंदा इतना सच्चा था तो लड़ लेता, क्यों खुद की कुर्बानी क्यों दी? जो खराब थे वो कुर्बानी दे ही रहे थे, तो इनको कुर्बानी देने की क्या जरूरत है? ये मतलब इस तरीके से शायद हमारे सिस्टम को झकझोर दिया है। आज हमारा सिस्टम नहीं जागा। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है, क्योंकि आप बिल्कुल आप जहां ईमानदारी की और स्वच्छता की, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो इस चीज को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से आपको कहते हैं इसका एनालिसिस करना होगा, इसकी खोज पड़ताल, बाकी चीजें कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिंग हो गई तो फिर एक बंदा अच्छा शहीद हो जाएगा। और क्या अच्छे बंदों या अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ यही होगा? फिर अच्छे बचेंगे क्या? फिर आगे होगा क्या? हम देश को क्या देने जा रहे हैं? जरा इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।